हमारे पास एक सुंदर सा डायग्राम है जिसमें पॉइंट ए से एथलीट दौड़ना चालू करता है। अगर ये पेन ऐसे रखा है तो ये स्ट्रेट लाइन है, और इसको ऐसे कर देंगे तो क्या स्ट्रेट लाइन नहीं होगा? ये भी स्ट्रेट लाइन ही होगा ना। तो इस क्वेश्चन में पूछा है क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है? ऑफ कोर्स। अगर आप कार से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो अपने दोस्त के घर, तो सीधी सी बात है कि गलियों से होकर के ही जाओगे, किसी के घर के ऊपर से फदा के नहीं ले जाओगे। क्या आप अपने दोस्त के घर जाओगे तो क्या गाड़ी जो है छतों के ऊपर से फदा के ले जाओगे? जाएगी ही नहीं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सीरीज में। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने अनाउंस कर दिया था कि एनसीईआरटी के कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देने वाले हैं। तो आप सभी लोगों के लिए फ्री में आने वाला था, तो हम लोग आ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के पहले चैप्टर जिसका नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। जो पिछली एनसीईआरटी थी उसमें इस चैप्टर का नाम सिर्फ और सिर्फ मोशन था। अब इसमें आगे और पीछे कुछ शब्द यानी कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए गए हैं, बाकी सारी चीजें यही वही हैं, बट कुछ जो मेजर चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का। डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो आपके लिए अच्छी बात भी है, लेकिन अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आपके एग्जाम में आपके मार्क्स गिर सकते हैं। हम लोगों को पता है कि एनसीईआरटी में 3 तरह के क्वेश्चंस हैं, यानी आपको एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको चैप्टर में भी क्वेश्चन दिए गए हैं। जो चैप्टर में आपके पास क्वेश्चन है वो एक तो एग्जाम्पल के फॉर्म में है, दूसरा जो बॉक्स बना हुआ है जिसका नाम है पॉज एंड पॉन्डर, वो वाले क्वेश्चंस भी हैं। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्ट, रिवाइज एंड रिफाइन, यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। यानी एक्सरसाइज जो है वो आर का सिलसिला है, और इसको हम लोग उसी तरह से लेकर के चलेंगे। और मैं हूं आपका अभिजीत भैया, मैं आपको कंप्लीट साइंस करवाने वाला हूं इस फुल तैयारी के पेज में। और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैं इतने इजी वे में कराऊंगा, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ कराऊंगा, और उसी के साथ साथ जो कैलकुलेशन है उसको भी इजी करवाऊंगा, क्योंकि बच्चों को जो न्यूमेरिकल्स है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए आज के इस पार्ट 1 को स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में मैं आपको बता दूं हम लोग कवर अप करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ पॉज एंड पॉन्डर के क्वेश्चन और एग्जाम्पल। पार्ट 2 में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास पॉज एंड पॉन्डर का है। बहुत ही सिंपल सा आसान क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो हम लोग इस तरह से इस सीरीज को लेकर के चलेंगे कि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होता रहे और आपको क्वेश्चंस भी समझ आते रहें। तो बताइए क्या हाल है आप लोगों के। उससे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा है इन द एग्जाम्पल ऑफ एन एथलीट रनिंग बैक एंड फोर्थ ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। जैसा कि 4.4 फिगर में दिया है, एक हमारे पास फिगर दिया हुआ है और इसमें बोला है कि इन दिस एग्जाम्पल एक एथलीट है। एक एथलीट है, एथलीट समझते हो ना, एथलीट है, वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर गया और वहां से फिर क्या हुआ, वापस आया है। लिखा है व्हेन विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट जीरो। उस एथलीट की डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगी। व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस केस। और जो आपको इस डायग्राम में केस दिया गया है इसमें टोटल डिस्टेंस क्या होगी। तो पहले तो हम लोग इस डायग्राम को अच्छे से एनालाइज कर लेंगे। हम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, उसे जितनी बेटर तरीके से एनालाइज कर लेंगे उतना ही बेटर हमारे लिए होगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। सॉरी, सबसे पहले समझ लेते हैं। हमारे पास एक सुंदर सा डायग्राम है जिसमें पॉइंट ए से एथलीट दौड़ना चालू करता है। दौड़ते 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 पहुंच गया कहां पर, पॉइंट ए पर। ओ से कहां पहुंचा, ए पर। और जब पॉइंट ए से ए पर पहुंचा तो टोटल टाइम लगा कितने सेकंड का, 10 सेकंड का। देन उसके बाद वो एथलीट जो है वापस आया पॉइंट बी तक। कहां तक आया, पॉइंट बी तक। यानी जाने में जो टोटल टाइम लगा है वो कितना लगा है, 10 सेकंड। और आने का टाइम यहां पर टोटल 16 दिया है, यानी 10 जाने में और 6 वापस आने पर पॉइंट बी तक। ये एथलीट ने इतना काम किया है। अभी एथलीट ए से शुरू होकर के ओ गया, सॉरी ओ से शुरू होकर के ए गया, देन उसके बाद बी पर वापस आ गया। हमसे पूछा है कि when will be the displacement of athlete B0।
कब जीरो होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट? तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट को अगर आप पहचानना चाहते हो तो सिर्फ एक लाइन याद कर लो, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में जितना चेंज होगा वही डिस्प्लेसमेंट है। लेट सपोज एक एग्जांपल, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। आप कोई पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक गए। कहां तक गए? पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक गए। तो पॉइंट ए से बी तक जाने में आपके पोजीशन में क्या चेंज हुआ है? आपकी पहले पोजीशन क्या थी? ए, देन अभी क्या हो गई है? बी। तो इनके बीच में आपका पोजीशन क्या चेंज हुई है, वही क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है। ठीक, या इसे और सिंपल तरह से अगर समझना चाहते हो तो मान लो हम पॉइंट सी तक आ गए, तो पोजीशन में क्या चेंज हुआ? पहले ऑब्जेक्ट ए पे था, अभी ऑब्जेक्ट आ गया है सी पर। तो पोजीशन पर क्या चेंज हुआ? ए से सी तक का। तो ये ए से सी तक की जो लेंथ होगी इसे ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात करें, तो हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। यानी जो शुरुआती पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, और जो फाइनल पॉइंट सी है, इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटी डिस्टेंस जो होती है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। पर अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो चेंज इन पोजीशन, ए से सी के बीच में जो पोजीशन में चेंज हुआ है वही क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से सी गया, और इसका मन कुछ कर गया और इसने क्या किया? वापस से सी से कहां गया भाई साहब? ए पर आ गया। तो वापस से जब सी से ए पर आ गया तो इसकी पोजीशन में क्या कुछ चेंज हुआ है? नहीं हुआ। पॉइंट ए से शुरू किया था, पॉइंट ए पर वापस आ गया है। तो जहां से शुरू किया वहीं पर ही वापस आ गया। तो चेंज इन पोजीशन क्या हुआ? कुछ नहीं। जहां पर थे वहीं पर आ गए, तो पोजीशन में चेंज ही नहीं हुआ। और जब कभी पोजीशन में चेंज नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। तो यानी चेंज इन पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट बताएगी। तो यहां पर ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए ओ से शुरू किया था। कहां से? जो एथलीट था हमारा उसने पॉइंट ए से शुरू किया, सॉरी ओ से शुरू किया था। अगर वो वापस पॉइंट ओ पर आ जाए, अगर वो वापस पॉइंट ए पर आ जाए तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो करना है तो एक सिंपल सा काम है कि उसने जिस पोजीशन से शुरू किया था उसी पोजीशन पर अगर वो वापस आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो। तो हमारा पहला आंसर मिल गया है कि डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा? जब ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट पर क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। What will be a total distance? टोटल डिस्टेंस क्या होगी? ये जो केस दिया है, तो अगर आप टोटल डिस्टेंस निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस निकालना है हमें, तो लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस। अब एक बात समझो, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या पढ़ी है हमने? हमने डिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ी है टोटल लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितनी लेंथ कवर की जाएगी, जैसे हमने अभी जो एग्जांपल लिया था, पहले ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से सी गया और सी से ए आ गया था। अगर ए से बी 3 मीटर है, ये 1 मीटर है, और ये भी कितना है? 2 मीटर है मान लो। तो टोटल लेंथ क्या हुई? पहले 3 चला, फिर 1 चला, फिर 2 चला, 3 1 4 2 6। तो टोटल लेंथ जो कवर की है वो कितनी है? 6 मीटर। कितनी है? 6 मीटर। तो डिस्टेंस हो जाएगी 6 मीटर, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? सिर्फ 2 मीटर। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। पर डिस्टेंस क्या होता है? जितना आप टोटल चले हो। तो मेरे बच्चों, मेरे भाई बंधुओं, यहां पर जो टोटल डिस्टेंस होगी वो पहले ओ से लेकर के ए तक होगी, यानी ओ ए होगी, प्लस फिर ए से वो बी पर वापस आ गया तो क्या हो जाएगी? ए बी हो जाएगी। बोलो क्या इतनी बात सबको क्लियर है? तो ओ से ए तक की टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर। कितनी है? 100 मीटर। प्लस ए से लेकर के बी तक की डिस्टेंस कितनी भाई? टोटल 100 है।
100 में से 40 बची है तो ऑब्वियस सी बात है ये 60 रही होगी। और नहीं समझ आ रहा है तो 40 से लेकर के 100 तक काउंट कर लो तो भी 60 आ जाएगा। तो ए बी जो है वो 60 मीटर हो जाएगा। और अगर दोनों को ऐड करोगे तो 160 मीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस। क्या इतनी बात आप सभी को समझ आ गई है? अगर इतनी बात समझ आ गई है तो ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो बधाई हो, आप लोगों ने पहले क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी का कर लिया है। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आगे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है लेकिन समझ में कभी कभी नहीं आता है, कभी कभी ज्यादा आसान चीजें समझ ही नहीं आती। क्वेश्चन कह रहा है फ्यूल यूज्ड अप इन अ व्हीकल डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर आंसर। जो फ्यूल लग रहा है किसी व्हीकल में, किसी गाड़ी में, एक आप कार में बैठे हो और कार में चल रहे हो और चलते 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 उसमें फ्यूल लग रहा है, तो वो किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे या डिस्प्लेसमेंट पे? अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। मान लो हमारे पास है, इसका नाम है चिंटू। क्या नाम है? चिंटू। क्या नाम है इसका? चिंटू। और चिंटू को मान लो जाना है भाई साहब मिंटू के घर। किसके घर? चिंटू को जाना है मिंटू के घर, है ना। बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। चिंटू को मिंटू के घर जाना है और जो वो रास्ता है वो चिंटू के घर से ऐसे शुरू होता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है और फिर ऐसे चला जाता है। ठीक, ये वाली डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है। 100 मीटर है नहीं, इसको थोड़ा ज्यादा लेते, 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, और ये जो है वो ये भी 1 किलोमीटर ही मान लो, 1 किलोमीटर है। ठीक, अब जो तो यहां पर पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। मान लो डिस्प्लेसमेंट अभी हम मैंने बताया शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन चिंटू का घर टू द मिंटू का घर, यानी दोनों के घर के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, दोनों के घर के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, मान लो वो 5 मीटर, मान लो वो 500 मीटर है। कितना है? 500 मीटर या 1 किलोमीटर मान लो, वो ज्यादा इजी पड़ेगा, है ना। हम इजी वे में चीजों को लेकर के चलेंगे। मान लो चिंटू से लेकर के मिंटू का घर जो है वो कितना है? वो है 1 किलोमीटर। कितना है? 1 किलोमीटर। तो अब यहां पर जो टोटल, पहले हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस अभी पढ़ा, टोटल लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर। ठीक, अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो कितना होगा? 1 किलोमीटर। अब अगर आप कार से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो अपने दोस्त के घर, तो सीधी सी बात है कि गलियों से होकर के ही जाओगे, किसी के घर के ऊपर से फदा के नहीं ले जाओगे। क्या आप अपने दोस्त के घर जाओगे तो क्या गाड़ी जो है छतों के ऊपर से फदा के ले जाओगे? जाएगी ही नहीं। कहां से जाएगी? गलियों से। और पेट्रोल गलियों के हिसाब से लगेगा कि गाड़ी को बता दोगे कि गाड़ी जी जो मिंटू का घर है वो 1 किलोमीटर है उसका डिस्प्लेसमेंट, तो पेट्रोल 1 किलोमीटर के हिसाब से लेना, जितना चलना उस हिसाब से मत लेना। ऐसा हो सकता है? नहीं। गाड़ी में एक इंजन लगा है और इंजन है मशीन, मशीन को जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा उसे एनर्जी चाहिए होगी काम करने के लिए। सीधी सी बात है ना, हमारी बॉडी मशीन है, मतलब हमारी बॉडी एज लाइक अ मशीन है। उससे जितना ज्यादा काम लोगे उतना ही क्या करना पड़ेगा? उतना ही हमें उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, खाना देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा। देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? तो उसी तरह इंजन को भी देना पड़ेगा, और जब भाई देना पड़ेगा तो इसका मतलब वो जितना काम करेगी उतना ही फ्यूल लगेगा। तो जो फ्यूल है वो डिपेंड करेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पे। किस पे डिपेंड करेगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पर। कोई फर्क नहीं पड़ता घर कितना पास है, फर्क इस बात से पड़ता है कि जाने का रास्ता कितना लंबा या पास है। समझ गए? तो फ्यूल जो है वो डिपेंड करेगा किस पे?
डिस्टेंस पे। इसका एग्जांपल भी, फ्यूल इज कंज्यूम्ड व्हेन द इंजन वर्क्स, जब इंजन वर्क करता है तो फ्यूल जो है कंज्यूम होता है। टू मूव व्हीकल अराउंड द रोड, अलोंग द रोड, रोड पर चलने से द इंजन यूज एनर्जी फॉर एवरी मीटर ट्रेवल्ड, जितने मीटर इंजन चलेगा उतनी ज्यादा उसे एनर्जी चाहिए होगी। वेदर मूविंग फॉरवर्ड या बैकवर्ड या फिर टेकिंग टर्न्स, चाहे आप टर्न लो, चाहे आप फॉरवर्ड जाओ, चाहे आप बैकवर्ड जाओ, जितने मीटर चलेगा उतनी एनर्जी चाहिए, फ्यूल चाहिए। सो फ्यूल कंजप्शन डिपेंड्स ऑन एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल पाथ या लेंथ इज डिस्टेंस। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक आ चुकी है? अगर नहीं आई है तो आपको यहां से सारी चीजें पढ़नी है, और एनसीईआरटी बुक नहीं आई है तो वो आ जाएगी, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप अपना टाइम मत बर्बाद करो। मैंने बहुत सारे ऐसे 9th के बच्चे देखे हैं, मैं इसके पहले जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में था, पीडब्ल्यू में था या फिर और केल्विन में था, या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे था मैं पिछले 4-5 सालों से, तो मैंने देखा कि जो 9th के बच्चे होते हैं वो 8th से 9th में आते हैं, पर उनके साथ पता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है। 8th में वो छोटे बच्चे होते हैं, पैम्पर्ड होते हैं, घर में उन्हें बढ़िया सुंदर तरीके से रखा जाता है। अब 9th पर उनके पास एक एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, और सीबीएसई ने इस बार जो बच्चे हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा कहर बरपा दिया है, सिलेबस चेंज करके काफी सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर दी हैं, है ना। सीबीएसई तुम लोगों के लिए कुछ अलग ही करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर आप अभी से सीरियस नहीं होगे तो आप अगर जितना टाइम बर्बाद कर दोगे उतना ज्यादा आपको लास्ट में मेहनत करनी होगी, आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा, आप हो सकता है हार मान जाओ कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बैकलॉग हो जाएगा। तो इन सब चीजों से बचो, समझदार हो, आप 8th क्लास में हो, सॉरी 9th क्लास में हो, 8th से आए हुए हो, बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, तो उसको इस तरह से लो कि मैं शुरू से अगर चीजों को लेकर के चलूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो मुझे तो लगता है आ जाएंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं। जैसे ही आगे चलेंगे, एक क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉल रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड ट्रैक एज सोन एज फिगर। एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एक बॉल जो है वो इंक्लाइंड यानी ढलान वाले प्लेन पर रखी हुई है। अ स्ट्रेट लाइन मोशन इज इट्स मोशन इज स्ट्रेट लाइन। क्या ये मोशन स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल। अगर ये पेन ऐसे रखा है तो ये स्ट्रेट लाइन है, और इसको ऐसे कर देंगे तो क्या स्ट्रेट लाइन नहीं होगा? ये भी स्ट्रेट लाइन ही होगा ना। तो इस क्वेश्चन में पूछा है क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है? ऑफ कोर्स। अगर आप इस पेन को ऐसे रख रहे हो तो ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसे कर दोगे तो ये चबूतरा बन जाएगा? नहीं, सीधा ही रहेगा। फिर लिखा है एज्यूमिंग द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बॉल ओ। हमें एज्यूम करना है कि इस बॉल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओ है। कैन इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू डी, ओ से लेकर के डी तक का जो इसका मोशन है, बी डिपिसेटेड नहीं डिपिक्टेड, कभी कभी दिमाग जो है हिल जाता है, डिपिक्टेड यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन shown as figure are the values of the total distance traveled by is equal to total displacement O। और डिफरेंट सीधे सीधे बोला है कि जो डिस्टेंस है क्या वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी या नहीं होगी, हमसे सिर्फ इतनी बात पूछी है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बराबर अगर हो सकती है तो कब हो सकती है? सिर्फ एक ही रीजन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन को चेंज किए बिना। कोई ऑब्जेक्ट ए है, वो सीधे जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कभी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन पर ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती है। क्या होती है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती है। तो अभी मैंने बताया कि ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन पाथ है तो इसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई भी अंतर, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा।
ठीक है, इस बात को आप स्टिकी नोट्स पे लिख लो, नोट डाल के लिख लो, पर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, लेकिन कब? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा हो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन को चेंज किए बिना। अगर डायरेक्शन चेंज कर देगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन लग गया, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस में डायरेक्शन लगा दोगे डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो याद रखना कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन मूव कर रहा है तो वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। अब हमसे यहाँ पर हम निकाल लेते हैं एक बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं इसके लिए सॉल्यूशन ले आया हूं। यस, द बॉल मोशन इज द स्ट्रेट लाइन मोशन बिकॉज इट्स मूव अलोंग अ स्ट्रेट इंक्लाइंड प्लेन, मतलब इंक्लाइंड प्लेन जो है वो स्ट्रेट है। यस, इफ टेक ओ एज अ ओरिजिन पॉइंट, जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया था कि ओ जो है ओरिजिन पॉइंट है, इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू डी, ओ से लेकर के डी तक का जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टली लाइन पर है। सो पोजीशन एट अ डिफरेंट पॉइंट जस्ट लाइक अ नंबर लाइन, ये देखो जैसे नंबर लाइन होती है वैसे ही तो दिख रहा है। ठीक, दिस हेल्प अस मेजर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये हमें मेजर करने में हेल्प करता है ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट का। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? Then since the ball moves only in one direction along a straight line path, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में एक ही डायरेक्शन पर मूव कर रही है टू O to D, the total distance traveled and the magnitude of displacement are equal every position A, B and C। और अगर आप इनकी वैल्यूज निकालोगे तो A पर 40 थी, B देखोगे तो B पर क्या होगा? पहले O से A फिर A से B, तो O से A है 40, देखो 40 और A से B है 10, तो कितनी हो गई? 50। इसी तरह A से C तक की 70 और D तक की 100। देन फाइनल आंसर at positions A B C D total distance traveled is equal to total displacement। ये बस मैं इसलिए ले आया था, क्वेश्चन आपको समझ में तो आ जाएगा, पर इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं थ्योरिकल वाले, इन्हें ना बच्चों को लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि इसमें लिख करके क्या हूं, तो इसलिए जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है मैं उनके लिए आपको प्रॉपर सॉल्यूशन लिख के दे दूंगा ताकि आपको पता हो। आपको आता तो होगा पर हमें नंबर किस चीज के मिलते हैं? हमें नंबर मिलते हैं कॉपी में लिखने के। तो मेरे लाल बाल लड्डू गोपाल, अगर आप कॉपी में लिखोगे नहीं तो नंबर कहां देगा टीचर? तो इसलिए लिखने का भी तरीका हम आपको बताने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, लिखा है कंसीडर टू पोस्टमैन, दो पोस्टमैन हैं, दे स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ चलना चालू करते हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 210 योजन्स। योजन जो है, आपने अगर महाभारत देखी हो, आपने रामायण देखी हो, ठीक है, तो योजन आपने सुना होगा। योजन जो है वो बहुत ही पहले हमारे एसेंट यानी हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, वो इस्तेमाल करते थे कि इतने योजन जाना है, उतने योजन जाना है, सुना होगा आपने। तो मैं इसका डायग्राम बना करके थोड़ा इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। लेट सपोज वी हैव टू पोस्टमैन, पोस्टमैन ए एंड पोस्टमैन बी। दोनों पोस्टमैन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 210 योजन है। एक पोस्टमैन, यहां पर यह भी लिखा है दे स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। योजन यहां पर लिखा है, योजन इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एशियंट इंडिया, पूर्वजों के समय। वन ट्रेवल्स 9 योजन पर डे। लेट सपोज जो ए वाला है वो 9 योजन पर डे चल रहा है, एंड अदर कवर्ड्स 5 योजन, जो बी वाला है वो 5 योजन पर डे चल रहा है। कैन यू डिटरमाइन, क्या आप बता सकते हैं इन हाउ मैनी डेज दे विल मीट ईच अदर, कितने दिनों बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे? इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, इस क्वेश्चन को
शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूंगा जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। मान लो आपको कोई 10 रुपए डेली दे रहा है। कितने रुपए डेली दे रहा है? 10 रुपए। और आपसे कहा जाए कि बताओ कितने दिन में आपके पास 90 रुपीज हो जाएंगे, तो आप तुरंत बता लोगे कि रोज 10 रुपए दे रहा है तो 9 दिन बाद 90 रुपए यानी 90 रुपीज हो जाएंगे, है ना। अब हमने इसे निकाला कैसे? रोज हमें मिल रहे हैं 10 रुपए, टोटल हमें चाहिए 90, तो जिससे इसका डिवाइड कर दिया तो हमें आ गया 9 डेज में मिल रहा है। तो अगर हमें पता चल जाए कि दोनों मिलके डेली कितना चल रहे हैं और कितना टोटल चलना है, अगर दोनों में डिवाइड कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि जो कितने दिनों में ये एक दूसरे से मिलेंगे। तो हम यहां लिख लेते हैं दे कवर्स टोटल डिस्टेंस इन अ डे। ये एक दिन में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं? तो हमारे पास पता है एक 9 कर रहा है, एक 5 कर रहा है, तो टोटल जो हो जाएगा 9 5 14 योजन की डिस्टेंस दोनों मिलकर के कवर कर रहे हैं। टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास वो 210 योजन है। ठीक है। अगर हमें नंबर ऑफ डे निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं कि कितने दिन में कवर करेंगे, तो हमें पता है टोटल डिस्टेंस है 210, एक दिन में चल रहे हैं 14। आप 14 से इसमें डिवाइड कर दो तो 14 1 जा 14, 7 14 5 जा 70, तो कितना आ गया 15 डेज। कितने डेज में कवर करेंगे भाई साहब? ये 15 डेज में ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक। और इसको बहुत लॉजिकली भी आप सोच सकते हो कि एक इधर से 9 चला, इधर से 5 चला, तो 14 कम हुआ, फिर अगले दिन 14 कम हो जाएगा, फिर अगले दिन 14 कम होगा, फिर अगले दिन 14 कम होगा, फिर अगले दिन 14 कम होगा, और ऐसे 15 दिनों बाद दोनों 14 14 करके एक पॉइंट पर एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है। अगर सिंगल इंडिविजुअल निकालोगे तो जो ए वाला पोस्टमैन है, कौन सा? ए वाला पोस्टमैन, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई पोस्टमैन ए, बाई पोस्टमैन ए, तो एक दिन में 9 योजन चलता है तो 15 दिन में कितना योजन चलेगा? 15 9 जा 135 योजन, सॉरी योजन लिख दिया। अरे योजन से याद आया कि आपने रामायण देखी होगी, और रामायण में जब लंका जाना था तो भगवान हनुमान जी को बताया गया कि 1200 योजन जाना है सीता माता को लेने। कितने योजन जाना है? मतलब अगर सीता माता लंका में है तो कितने योजन चल के जाना है? 1200 योजन चल करके जाना है। समझे? समझ गए ना। तो जो टोटल डिस्टेंस थी उस समय कितनी थी? टोटल डिस्टेंस इंडिया से श्रीलंका के बीच में, नहीं लंका के बीच में जो टोटल डिस्टेंस थी वो कितनी थी? 1200 योजन की। और हनुमान जी वो 1200 योजन उड़ते हुए शूं करते हुए गए थे। ठीक है। ऐसे ही अंगद भी थे। अंगद को जानते हो? बाली का पुत्र जो था अंगद, समझ रहे हो, सुग्रीव का भतीजा। उसने कहा था कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन वापस आने की कोई गारंटी नहीं है, कि भाई ये तो पता है कि मैं चला जाऊंगा, 1200 योजन एक तरफा तो हो जाएगा, वापस आने में भाई साहब हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी को भेजा गया कि जाइए, आप जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। उस समय फिर वो जो थे, उनका क्या नाम था, जो वो भालू से थे, नाम मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, उन्होंने उनकी शक्तियों का एहसास करवाया था हनुमान जी को कि तुम वीर हो। फिर हनुमान जी तड़तड़ाते हुए चले गए थे, फिर फ्री कराए थे, रावण के घर गए, उस सबको फ्री कराए। चलो, तो हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पोस्टमैन बी।
एक दिन में 5 करता है तो 15 दिन में 75 करेगा। 75 योजन, दोनों को जोड़ दो, 75 और 135, 10 वो हाँ 1010 ही होते हैं, तो हमारा आंसर भी रीचेक हो गया। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग आगे चलेंगे। अगर इतनी बात समझ आ गई है तो फिर क्या ही दिक्कत है। जैसे ही आगे चलेंगे, हमारे पास है सारंग, एक लड़का कह रहा है टेक्स 50 सेकेंड टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक इन द स्विमिंग पूल। एक लड़का सारंग है, वो 50 सेकंड लेता है। कितने सेकंड लेता है? 50 सेकंड। कहां से? पॉइंट ए से, मान लो इस एक तरफ से शुरू करता है। कहां से शुरू करता है? इस पॉइंट से शुरू करता है। तो पहले तैरते हुए 25 मीटर जाता है और फिर 25 मीटर वापस आ जाता है। ठीक है, तो इस पूरे काम को करने के लिए वो 50 सेकंड लेता है और जाने की डिस्टेंस 25, आने की डिस्टेंस भी 25 होगी, ऑब्वियस सी बात है। फिर लिखा है फाइंड हिज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विद इन द टाइम इंटरवल ऑफ 50 सेकंड। मुझे लगता है यहां पर एवरेज स्पीड ही होनी चाहिए, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विद इन द टाइम ऑफ 50 सेकंड इंटरवल। ठीक है, तो हमें पता है, कुछ तो पता है हमें, तेरे नैना राह चलाने। चलो, हमें पता है, क्या पता है हमें भाई साहब? ये पता है टोटल डिस्टेंस क्या होगा। टोटल डिस्टेंस भाई, अगर 25 गया है तो 25 वापस भी आएगा, तो टोटल डिस्टेंस होगा 25 + 25 इज इक्वल टू 50 मीटर। कितना हो जाएगा? 50 मीटर। और अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालें, डिस्प्लेसमेंट, तो वो कितना होगा? हमें पता है चेंज इन पोजीशन होता है डिस्प्लेसमेंट। तो पॉइंट यहां से शुरू किया, ए से वापस वो गया पहले तैरते हुए, फिर वो वापस आ गया। तो पोजीशन जिस पॉइंट से शुरू किया था उसी पॉइंट पर वापस आ गया, तो पोजीशन में कुछ चेंज नहीं हुआ। और जब कभी ऐसा हो कि पोजीशन में चेंज ना हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0। ये हमने अभी सीखा था। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। ठीक, फाइंड द एवरेज स्पीड। हमें यहां पर एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। तो बेटा एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है? टोटल डिस्टेंस है 50, टोटल टाइम कितना? 50। तो दोनों से काटा पीटी में चालो, 1 मीटर पर सेकंड आ गया। क्या इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर एवरेज वेलोसिटी की मैं बात करूं, अगर एवरेज वेलोसिटी की मैं बात करूं, तो मेरे चमगादड़ों, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 अभी निकाल ली थी, और 50, अब 0 से 0 कट गया, 1/5 आंसर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल करने की भी मत सोचना। जब किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है एवरीवन? क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी, क्योंकि मैं अभी आपसे पूछ नहीं सकता हूं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नहीं क्लियर होगी तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। ड्यूरिंग अ फैमिली रोड ट्रिप, एक रोड ट्रिप है फैमिली की, कह रही है यू ड्राइव 20 किलोमीटर नॉर्थ इन द 3 आवर्स। आपको 3 घंटे ट्रेवल करना है नॉर्थ की। जब कभी जीवन में कठिनाइयां आए और ऐसा कहा जाए कि हम डायरेक्शन में जा रहे हैं किसी, अगर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको 4 लाइनें खींच लेनी है, नहीं 2 लाइनें खींचनी है, दिखेंगी 4। नाम डालो इनका, ईस्ट, वेस्ट, और ये है नॉर्थ, और ये है साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। तो लिखा है अ फैमिली ड्यूरिंग यू ड्राइव 200 किलोमीटर नॉर्थ इन 3 आवर्स।
ये भैया 200 किलोमीटर चल के गया है। कितना चल के गया है? इधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, टेढ़ा हो गया तो, नॉर्थ की तरफ 200 किलोमीटर चला है, 200 किलोमीटर और 3 आवर्स में। आफ्टरवर्ड्स यू ड्राइव 200 किलोमीटर साउथ। पहले नॉर्थ की तरफ 200 किलोमीटर गया और फिर वापस आया 200 किलोमीटर। तो भाई अगर यहां से शुरू करके 200 किलोमीटर गया है तो अगर वापस भी आएगा 200 किलोमीटर तो जहां से शुरू किया था वहीं पर वापस आ जाएगा। और टाइम दिया है 2 आवर्स। कितने आवर्स? 2 आवर्स। फिर लिखा फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब फिर वही बात कि एवरेज स्पीड के लिए पहले टोटल डिस्टेंस पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस जो होगी मेरे बच्चों वो होगी 200 गया और 200 आया। अगर 200 गया और 200 आया तो वो होगी 400 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 400 किलोमीटर। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, मुझे लगता है कि ये बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में खुला खुला भर देंगे कि 200 किलोमीटर गया सर, 200 किलोमीटर वापस आया। यानी जो पोजीशन में चेंज हुआ है वो कुछ नहीं है, जहां से शुरू किया था वहीं को वापस आ गया है। और जब कभी ऐसा होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 किलोमीटर। बोलो होगा या नहीं होगा? हमें पहले निकालना है एवरेज स्पीड। क्या निकालना है मेरे बच्चों? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस। फॉर्मूले आप जितनी बार लिखोगे उतनी ज्यादा याद हो जाएंगे। मैं बार बार लिख रहा हूं, मुझे तो याद ही है, पर मैं लिख रहा हूं ताकि आप भी बार बार लिखो। टोटल डिस्टेंस जो है वो 400 है किलोमीटर में। टोटल टाइम जो है, ठीक, टोटल टाइम है 3 घंटे जाने का और 2 घंटे वापस आने के। तो यानी 3 2 5, तो 400 अपॉन 5, 5 8 जा 40, तो कितना हो जाएगा? 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? अगर एवरेज वेलोसिटी निकाली जाए, अगर एवरेज वेलोसिटी निकाली जाएगी तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, हमने अभी निकाल लिया है। और टोटल टाइम जो होगा वो कितना होगा भैया? टोटल टाइम जो होगा वो होगा 3 2 5, ये इससे चला गया 0 किलोमीटर पर आवर। क्या इतनी बात क्लियर है एवरीवन? क्या इतनी बात आप सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो और भी अच्छी बात है, आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लिखा अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये पॉज एंड पॉन्डर का ही क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार है। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। क्या किसी भी कंडीशन पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड यानी ये क्या एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं? तो अभी यहां पर हमने पहले दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो ये जो टाइम है ये तो कांस्टेंट है, इस धरती में कुछ भी दाएं बाएं हो जाए लेकिन टाइम कभी चेंज नहीं होता है। टाइम कभी चेंज नहीं होता है, टाइम तो अपने हिसाब से चलता रहेगा। तो यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो एवरेज स्पीड है वो डिपेंड करेगी डिस्टेंस पर, जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगी डिस्प्लेसमेंट पर। अगर किसी कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं
तो स्पीड एवरेज और एवरेज वेलोसिटी भी बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये इन पे डिपेंड कर रही है। और अभी मैंने कुछ देर पहले, कुछ ही मिनटों पहले आपको ये बात बताई थी कि एवरेज वो कि स्पीड और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं कब? जब वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहे हो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन को चेंज किए बिना स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहे होते हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। तो उस सेम कंडीशन पर एवरेज स्पीड भी बराबर होगी और एवरेज वेलोसिटी भी बराबर होगी। आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हो जानी चाहिए। फिर लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जीरो वाइल एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। क्या ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है जिसमें एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो पर एवरेज स्पीड जीरो ना हो? आपने उतनी देर से इतने क्वेश्चन किए हैं, एवरेज स्पीड जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो, स्पीड 80, एवरेज वेलोसिटी जीरो, स्पीड 1। तो देखो दोनों ही कंडीशन में ऐसा हो रहा है। और कब हो रहा है? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, यानी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर किसी कंडीशन में सेम है तो उस सेम कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। अगर किसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यानी चेंज इन पोजीशन जो है वो जीरो है, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। बट उसी सेम कंडीशन पर स्पीड जीरो नहीं हो सकती। देखो यहां पर क्या था? इनिशियल पॉइंट तो सेम है, फाइनल पॉइंट भी सेम है, तो एवरेज स्पीड जो है वो क्या है? 80 नॉन जीरो है, पर एवरेज वेलोसिटी जीरो है। एवरेज वेलोसिटी जीरो है और स्पीड क्या है? 1 है। यानी हमारी बात प्रूफ हो गई है। और इसको हम लिखेंगे कैसे? हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, दिस हैपेंस, ये हो सकता है, when distance traveled is equal to the magnitude of distance displacement, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर हो। that means ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है इन वन डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में या किसी डायरेक्शन में चेंज ना हो। और दूसरे नंबर पे दिस हैपेंस व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ऐसा होगा जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो बट डिस्टेंस ट्रेवल इज नॉट जीरो, डिस्टेंस जो है वो नॉट जीरो हो। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट मूव्स एंड कम्स बैक इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाए, तब ऐसा हो सकता है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं भैया। आगे चलेंगे तो हमारे पास दूसरा सवाल है, और हमारे पास दूसरा सवाल है तो हम दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। यहां पर लिखा है अ बस ड्राइवर ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे। एक लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे है, इस पे एक बस ड्राइवर जो है अपनी बस को दौड़ा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। यानी स्टार्टिंग में जो उसकी वेलोसिटी है, थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, यहीं पर ही बना लेते हैं। एक बस है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। द ड्राइवर प्रेस द एक्सेलरेटर फॉर द टाइम ऑफ 10 सेकेंड। ड्राइवर ने 10 सेकेंड के लिए, कितने सेकेंड के लिए? 10 सेकेंड के लिए एक्सेलरेटर को प्रेस किया, यानी एक्सेलरेटर दबाया। एक्सेलरेटर समझते हो ना, बाइक में भी होता है। तो वेलोसिटी ऑफ बस इंक्रीज, तो बस की जो वेलोसिटी है वो यहां पर कितनी हो गई? 54 किलोमीटर, यानी 54 किलोमीटर पर आवर। फिर लिखा है फॉर सम टाइम द बस मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कुछ देर के लिए वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रही, यानी 54 पर ही चलती रही, कुछ चेंज नहीं हुआ। देन द ड्राइवर नोटिस एन ऑब्स्टेकल ऑन द रोड अहेड, प्रेसेस द ब्रेक। उसने देखा कि रास्ते में कुछ रुकावट है। यहां डायग्राम देखने से समझ आ रहा है कि पेड़ गिर गया है, तो जिसकी वजह से उसे ब्रेक दबानी पड़ी। तो बस कम्स टू अ स्टॉप इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड। तो बस जो है वो 5 सेकेंड में क्या हुई? रुक गई।
ठीक, तो भाई रुकी होगी तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 किलोमीटर पर आवर हो गई होगी। यहां से अभी मैं u हटा देता हूं, सिर्फ 36 लिखता हूं। ठीक, फिर लिखा है फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन टू टाइम इंटरवल, इन दोनों टाइम इंटरवल का हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। व्हेन एक्सेलरेटर वाज प्रेस्ड, जब एक्सेलरेटर प्रेस किया गया था तो यहां का एवरेज एक्सेलरेशन, व्हेन द ब्रेक्स वर प्रेस्ड, और जब ब्रेक को प्रेस किया गया था तो यहां का एक्सेलरेशन निकालना है। मैं जो कोशिश करता हूं, जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें डायग्राम के थ्रू आप जितना ज्यादा समझोगे उतना ज्यादा आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग पावर इंप्रूव हो जाएगी, और जितनी ज्यादा इन प्रॉब्लम्स को आप क्या कहते हैं डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना चालू करोगे उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कोई अचानक से अलग सा सवाल आएगा तो आप पहले कोशिश करोगे डायग्राम बनाने की, कॉन्फिडेंस रहेगा आप में तो आप डायग्राम बना करके उसे इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी लिखी होगी जैसे इसमें लिखी है, लेकिन आप इतनी सारी थ्योरी पढ़ के सब एक साथ कैसे कैच कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। तो आप डायग्राम बनाओ, जैसे मैंने आपको सिखाया, आपको सिंपल सा काम करना है। इसमें बोला था कि एक बस है जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, ड्राइवर का मन किया, उसने 10 सेकंड के लिए एक्सेलरेटर को दबाया, उसकी स्पीड जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर हो गई। फिर कुछ देर तक कांस्टेंट उसने स्पीड को चेंज नहीं किया, 54 पर ही चलने दिया। फिर अचानक से उसने देखा रास्ते में कुछ दिक्कत है, पेड़ गिर गया है तो हमें ब्रेक मारनी पड़ेगी, तो उसने ब्रेक मारा तो 5 सेकंड में गाड़ी रुक गई, गाड़ी रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहां तक की कहानी सभी को क्लियर होनी चाहिए। हमें निकालना है एक्सेलरेशन, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना, v जो है v को हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, लिख लो नोट करके। u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, t को टाइम, a को एक्सेलरेशन। ठीक, फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल टाइम पे जो वेलोसिटी है, इनिशियल माने स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी है। अब हमें पहले हम नाम लिख लेते हैं, हम पहले लिख लेते हैं ए बी सी तो गायब भी हो गया, सी एंड डी, और पेन चेंज कर लेते हैं। पहले हम निकालेंगे ए टू बी का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो यहां पर लिखो पार्ट 1 ए टू बी। अब ए से बी के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये फाइनल वेलोसिटी होगी, बोलो होगी या नहीं होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे यहां ए से बी के लिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी यानी 54। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि यहां पर जो है किलोमीटर पर आवर है, यहां पर भी किलोमीटर पर आवर है, पर टाइम सेकंड में दिया है। तो आप कभी डिफरेंट यूनिट को ना जोड़ सकते हो ना ऐड कर सकते, ना जोड़ सकते हो ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो हमें पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो सेम यूनिट में हम कन्वर्ट कर लेंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर किलोमीटर पर आवर से, किलोमीटर पर आर से आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, और इसका तरीका जो है मैं आपको बता देता हूं। किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और आर में कितने सेकंड होते हैं, 60 इंटू 60 सेकंड होते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहां बचा 10/6 36 मीटर पर सेकंड। 2 के टेबल से काटो, 2 5 जा 10, 2 18 जा 36, तो 5/18 ये यहां से आया। तो आप इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, और कहां से आया वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप 36 किलोमीटर पर आवर को, किसको, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, किससे, 5/18 से। बोर्ड में जगह कम है इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। 18 2 जा 36, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
और अगर आप 54 के लिए निकालोगे तो 54 कहाँ करूं, यहां कर दूं, 54 इंटू 5/18, 18 3 जा 54, 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड। तो यानी हम इसे लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड और इसे लिख सकते हैं 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी 54 है तो 15 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हमें यहां करना है v माइनस यू। v हमने अब निकाल लिया मीटर पर सेकंड में 15 माइनस u हमने निकाल लिया 10 अपॉन टाइम कितना है बेटा 10 सेकंड का कितना है 10 सेकंड। तो जो एक्सेलरेशन आएगा 5 माइनस 10 यानी 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। आप 1/2 को 0.5, 1/2 मतलब हाफ, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है। तो आपको इसका यूनिट लर्न करना होगा। देन अब हम बात कर लेते हैं, हमें बोला है सेकंड पार्ट में C2D का, यानी C2D एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब देखो C से D के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यानी 54 किलोमीटर पर आवर यानी 15 मीटर पर सेकंड माइनस 0, सॉरी ये फाइनल है, फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है स्टार्टिंग वाली 15 अपॉन 5, सब्ट्रैक्ट करोगे तो -15/5, 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगा। माइनस क्यों आया है, जब कभी ब्रेक लगता है तो डी एक्सेलरेशन होता है यानी स्पीड कम होती है, तो डी एक्सेलरेशन होता है इसलिए माइनस लगाए कि स्पीड डिक्रीज हो रही है। अगर एक्सेलरेशन होता है तो स्पीड इंक्रीज होती है तो प्लस में आता है। तो देखो ए से बी में स्पीड बढ़ रही थी, 36 से 54, 36 से 54 हुई थी, तो स्पीड बढ़ रही थी इसलिए ये प्लस में आया है। यहां 54 से 0 हुई है, कम हुई है, तो इसलिए क्या आया है -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, मतलब इजी था, पर अभी आप 8th से 9th में आए हो तो आपके लिए ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लिखा है एज वी लर्न अर्लियर, हमने पहले पढ़ा है when an object is dropped from a height it takes a straight vertical path downward before touching the ground। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है तो वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है। while coming down, जब वो नीचे आता है the velocity of object, तो वेलोसिटी की ऑब्जेक्ट इंक्रीज होती है, बढ़ती है at different instant, अलग अलग टाइम पे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन, हमें यहां पर एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है ऑफ द एवरी सक्सेसिव इंटरवल ऑफ अ सेकंड, हर सेकंड कितना बढ़ रहा है इसका हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। यानी हमें एक्सेलरेशन पहले निकालना है यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, यानी 0 से 1 सेकंड का, 1 से 2 का, 2 से 3 का, 3 से 4 का। What is the direction of average acceleration, ये बताना है। is क्या the average acceleration constant across all interval, हर इंटरवल में जो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है क्या वो कांस्टेंट है, हमें ये भी पता करना है। तो हम एक एक बात डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हर हिस्से के लिए हम वो निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं टाइम इंटरवल 0 to 1 सेकंड का। ठीक, एक्सेलरेशन निकालो। हमें पढ़ा है एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब ऊपर से फेंका था तो इनिशियल वेलोसिटी थी 0 और फाइनल वेलोसिटी थी 9.8, तो फाइनल वेलोसिटी थी 9.8 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना, हर सेकंड के लिए निकाल रहे हैं तो 1 सेकंड ही होगा। तो यहाँ एक्सेलरेशन A1 जो आया है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। इसी तरह हम निकालेंगे अब टाइम इज इक्वल टू 1 to 2 सेकंड के लिए, 1 सेकंड टू
2 सेकंड के लिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, हमेशा बाद वाली फाइनल होगी, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी है 19.6 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 9.8, ये ऊपर वाली, और टाइम वापस से फिर 1 से 2 यानी 1 ही सेकंड, तो 9.8 में इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9.8 ही आएगा, सॉरी यहाँ 1 लिखना था ना। तो A2 जो आया हमारा वो आया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर तीसरा हम लोग निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड टू 3 सेकंड, वापस से वही काम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 2 से 3, ये 2 है ये 3 है, तो 29.4 माइनस 19.6 अपॉन 1, तो A3 जो है हमारा वो वापस से सब्ट्रैक्ट करोगे 9.8 अपॉन 1 यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चौथा जो है हमारा वो टाइम है हमारा 3 सेकंड टू 4 सेकंड, 3 सेकंड टू 4 सेकंड, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी यानी 39.2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 29.4 अपॉन 1, तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट कर लो 39.2 अपॉन 29.4, एक कैरी लो, 12 में से 4 गए 8 बचा, 18 में से 9 गए तो यहाँ बचा 9, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सब में स्क्वायर लगा है, A4 तो हमसे पहले तो पूछा गया था कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द एवरी सक्सेसिव इंटरवल, तो हमने सब सारे इंटरवल का निकाल लिया, पहली बात हो गई। फिर हमसे बोला इज द एवरेज एक्सेलरेशन कांस्टेंट अक्रॉस द ऑल इंटरवल्स, क्या सभी में एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका आंसर होगा यस, द एवरेज एक्सेलरेशन कांस्टेंट अक्रॉस ऑल इंटरवल। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन, डायरेक्शन क्या होगा, अर्थ की जब ऑब्जेक्ट ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि नीचे की तरफ एक 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही होती है, तो जब ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा इनटू द अर्थ, समझ गए, तो इतनी बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। आगे चलते हैं, ठीक, आगे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा है फॉर अ व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट स्पीडिंग अप, एक व्हीकल जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ और स्पीडिंग अप करने लगा, द डाटा फॉर द पोजीशन टाइम आर गिवन, टेबल में डाटा दिया है, पोजीशन टाइम ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू इट, इसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, तो टाइम 0 पोजीशन 0, टाइम यहाँ पर 0 पोजीशन 0, तो ये मैं ऐसे कुछ दूसरा कलर यूज करता हूँ, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर लिखा है जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन 1 मीटर, टाइम 2 सेकंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1 मीटर, यानी ये आ गया, ठीक है। फिर बोल रहा है जब टाइम 4 सेकंड हुआ, जब टाइम 4 सेकंड हुआ तो पोजीशन भी कितना हो गया भाई साहब, 4 सेकंड हो गया, सही जा रहा है, हाँ सही जा रहा, नहीं थोड़ा सा नीचे, ठीक है ठीक है। फिर बोला जब टाइम 6 सेकंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 9 सेकंड हुआ, डिस्प्लेसमेंट 9 ये है, 6 ये है, यानी पहले ये 9 और 6, ठीक है। फिर बोल रहा है कि जब हमें ग्राफ बनाना है तो हम बना रहे हैं, जब हम 18 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ 8 सेकंड में, 8 सेकंड ये है और 18 नहीं 16 हुआ है, तो ये आया, यहां पर कहीं पॉइंट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमसे बोला है जब 10 सेकंड हुआ तो 25 हो गया, 10 सेकंड आपका ये रहा और 25 आपका ये रहा। फिर बोल रहा है जब 12 सेकंड हुआ तो 36 हो गया, ये रहा आपका 12 सेकंड और ये रहा आपका 36, ठीक। तो जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बन रहा है, पैराबोलिक ग्राफ बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, पैराबोलिक है। स्ट्रेट लाइन पता है कैसे होता है, ऐसे होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो याद रखना ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, पैराबोलिक ग्राफ है ये,
ठीक है, तो हमसे बोला प्लॉट द ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू इट, बना दिया ग्राफ। ठीक है, इतनी बात किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर लिखा है व्हाट डज द ग्राफ शोन इन द फिगर इंडिकेट, इंडिकेट क्या कर रहा है ये ग्राफ जो दिया है हमें, टाइम पोजीशन ग्राफ है। इसमें ध्यान से देखो, अगर तो टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड बढ़ता जा रहा है, लेकिन पोजीशन ऑब्जेक्ट की है वो 40 मीटर पर थी, फिर 40 मीटर, दूसरे सेकंड में भी 40, तीसरे सेकंड में भी 40, लगातार 40 मीटर है, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। पोजीशन का ग्राफ बिल्कुल देखो कैसा स्ट्रेट लाइन है, ठीक, देखो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो यानी टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। जब टाइम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है तो हम इसी को ही तो रेस्ट कहते हैं। तो यहां पर हमसे पूछा है नेचर ऑफ मोशन, तो लिखोगे देयर इज नो मोशन, देयर इज नो मोशन इन पर्टिकुलर कंडीशन, इस पर्टिकुलर कंडीशन में कोई मोशन नहीं है, यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, तो इसका एक सिंपल सा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है द पोजीशन टाइम ग्राफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी गिवन फिगर विच ऑफ द ऑब्जेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी हाइयर, किसकी एवरेज वेलोसिटी हाइयर है। लेट सपोज, मान लो भाई टाइम यहां पर रहा होगा कहीं, मान लेते कुछ ऐसे, यहाँ 5 सेकंड, यहाँ 10 सेकंड, यहाँ 15 सेकंड, यहाँ 20, यहाँ पर 25, यहाँ 30, ऐसे करके रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 10 मीटर, 20 मीटर, ये मान लो 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर, ऐसे ही यहाँ पर जो रहा होगा मान लो 80 मीटर है। ठीक, कुछ ऐसे ही मान लेते हैं, लेट सपोज, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक, अब यहां पर अगर हम दोनों का टाइम पता चल गया, पोजीशन पता चल गई, स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। एवरेज स्पीड, वेलोसिटी की बात की, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ए वाले की निकालो पहले, डिस्प्लेसमेंट यहां पर है 30 अपॉन 25, इसका डिवाइड करोगे 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। एवरेज वेलोसिटी ऑफ बी की निकालो 80, और टाइम इससे कम लिया है, अगर ये 25 ले रहा है तो ये देखो 25 से कम है, यानी मान लो 24 है, 24 से डिवाइड करो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहां से आपको तो सीधे पता चल रहा है कि यहां पर जो आंसर है वो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बी इज हायर देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए। इसको आप इस तरह से समझ के कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, इसको आप बिल्कुल इजी वे में इस तरह से लिख सकते हो कि इन गिवन ग्राफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए। ये 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है सपोज अ कार इज मूविंग ऑन अ हाईवे एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड। एक कार हाईवे पर मूव कर रही थी, उस पर ब्रेक्स अप्लाई हुई है, विच कॉज एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से उस पर एक एक्सेलरेशन हुआ है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी गाड़ी रुकी है तो एक्सेलरेशन स्पीड कम हुई होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। हाउ मच विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार कमिंग टू स्टॉप, कितना टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को रुकने पे। इफ द कार वॉज मूविंग वेलोसिटी, अगर कार 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो रुकने में कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, और अगर कार इतने की स्पीड से चल रही हो तो कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। यहाँ 2 केस हैं हमारे पास, कितने केस हैं, 2। पहला केस कह रहा है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर है तो क्या होगा, और दूसरा केस कह रहा है कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो 108 किलोमीटर पर आवर है। एक केस में दोनों चीज सेम है, एक तो एक्सेलरेशन, दूसरा फाइनल वेलोसिटी। देखो फाइनल वेलोसिटी इसलिए सेम होगी, गाड़ी रुक गई है तो फाइनली उसकी जो वेलोसिटी हो गई होगी वो 0 हो गई होगी। ठीक, अब ये किलोमीटर पर आवर में, वो भी किलोमीटर पर आवर में है,
इसको चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में, तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 3 जा 54, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर आप निकालोगे तो 108 इंटू 5/18, 18 6 जा होता है ये, तो 30 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब हमें S निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दो फॉर्मूले में आते हैं, एक तो आता है S इज इक्वल टू, आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होंगी। पहली पढ़ी होगी V इज इक्वल टू U प्लस AT, दूसरी आप पढ़ोगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरी आप पढ़ोगे 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर टाइम की जरूरत है डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो हम इसे यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर देखो A है, S है, V है, U है। S हमें निकालना है, बची हुई 3 चीजें हमें दे रखी हैं, तो ये सबसे ज्यादा इजी होगा। ठीक, तो 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं जो आपको काम आएंगी। इनका डेरिवेशन पहले नहीं था, इस साल वापस से इंक्लूड हो गया है। ठीक, तो 2A की वैल्यू -4, S आपको फाइंड आउट करना है। V यहाँ पर क्या होगा, V है यहाँ पर 0 का स्क्वायर, U है यहाँ पर 15 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर बेटा, 15 का स्क्वायर। तो गाइस सही कर रहे हैं हम लोग। 4 2 जा 8, S इज इक्वल टू -15 का स्क्वायर 225 अपॉन कुछ नहीं, माइनस से माइनस कट गया, S इज इक्वल टू 225 अपॉन 8, 8 का डिवाइड करो, 8 2 जा 16, 6 आया, 8 8 जा 64.1 बचा, 2 बचा, 1 2 और फिर 5, तो इसका आंसर आएगा S इज इक्वल टू 28.125 मीटर। अगर इसकी बात करेंगे तो यहां पर थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी, तो 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, तो 2A की वैल्यू -4 है और S की वैल्यू कितनी है निकालनी है, V 0 है और यहाँ पर 30 का स्क्वायर, तो ये -8S इज इक्वल टू -30 का स्क्वायर होता है 900, माइनस से माइनस कट गया, S इज इक्वल टू 900 अपॉन 8, 8 से 8 इसको डिवाइड करो, 8 1 जा 8, 1 इधर आएगा, 8 1 जा 8, 2 इधर आएगा, 8 2 जा 16, 4 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 5 बार जाएगा। यहाँ पर ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। इतनी बात अगर आप सभी लोगों को क्लियर है तो आज के लिए यहीं पर ही अलविदा। हम लोग मिलेंगे सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हम लोग आर और आर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो लेकिन याद रखना, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमारी आपकी बात हो चुकी थी कि हम एग्जाम्पल्स और पॉज एंड पॉन्डर वाले पोर्शन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो रिवाइज, रिफ्लेक्ट और रिफाइन वाली प्रॉब्लम यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में फुल तैयारी ऐप का लिंक दिया है, तो अगर आप आज के इस लेक्चर की पीडीएफ को चाहते हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन पर चले जाओ, वहां पर फुल तैयारी ऐप का आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड करके रजिस्टर करो। देन उसके बाद लॉगिन करने के बाद आप अपनी क्लास को सिलेक्ट करो, क्लास 9th। देन वहां पर आपको एक फ्री एनसीईआरटी कोर्स मिलेगा, वहां पर आपको डेली टू डेली जो भी वीडियोस अपलोड होंगी उनकी पीडीएफ मिल जाएंगी। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डाउट एंड तक सभी बच्चों के देखता हूं, तो आपको कमेंट करना नहीं भूलना है। लेकिन इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।